वेलकम अगेन, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सबका स्वागत है। ये होगा लेक्चर नंबर 3, चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, आपने यूनिट एंड डायमेंशन के 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। 2 लेक्चर के अंदर हमने कन्वर्जन सीखे हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को यूज करके हम डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने 34 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो 34 चीजें अगर आपको दिमाग में बैठ गई है और ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई है, तो आज का टाइम है कुछ नई चीज सीखने का। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले आपको फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रांग कर रहा हूं। जैसे ही फंडामेंटल लेवल खत्म होगा हम अपर लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी आज का जो लेक्चर है वो हम जो करने वाले हैं, मैंने पिछले लेक्चर में इसका थोड़ा ग्लिम्स दिया हुआ था आपको। आज हम कन्वर्जन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में टोटल 4 एप्लीकेशंस है, उसमें से 1 या 2 एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इससे पहले मैं बता दूं, आप ये पर्टिकुलर लेक्चर अपने सारे दोस्तों के बीच में फैला दो। कहीं पे भी आपके रिलेटिव्स हो, दोस्त हो, उनको ये फ्री फिजिक्स के जो लेक्चर्स है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल गाइस। लेट्स स्टार्ट आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो कन्वर्जन्स की बात करने वाले हैं गाइस। और कन्वर्जन्स में क्या है, देखिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का टेबल है। इस सब मल्टीपल्स और मल्टीपल के टेबल से हम पता करते हैं कि किलो क्या होता है, मिली क्या होता है, मेगा क्या होता है, टेरा क्या होता है। देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साथ साथ में सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले देखिए ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज का दिन प्रॉब्लम का दिन है दोस्तों। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होंगे, कंसेप्ट बहुत कम आने वाले हैं। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप देखो जरा, यहाँ पे रेशियो पूछा है 1 माइक्रोमीटर और 10 फेम्टोमीटर। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं सिखाऊंगा कि ये जो टेबल है उसको यूज कैसे किया जाए। देखो यहाँ पे हमको पूछा हुआ है 1 माइक्रोमीटर अपॉन 10 माइक्रोमीटर। उसका सॉल्यूशन देता हूं मैं। 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 10 फेम्टोमीटर। ये एफ इज फेम्टो, म्यू इज माइक्रो। तो देखो माइक्रो ढूंढिए, यहाँ पे टेबल में से माइक्रो ढूंढिए। तो माइक्रो ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइक्रो। और आप देखो माइक्रो होता है 10⁶, तो वो माइक्रो की जगह पे 10⁶, और पीछे मीटर तो है ही, ऐसे ही लगा दो। फिर फेम्टो, फेम्टो ढूंढिए। चलिए सब मल्टीपल्स में फेम्टो मिल जाएगा। फेम्टो ये रहा, फेम्टो है 10⁻⁻15। तो यहाँ पे 10⁻⁻15 मीटर लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर ऊपर जाएगा तो +15 हो जाएगा। 10⁻⁻6 है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 10⁹ 10⁹ बचेगा। तो रेशियो ऑफ 1 माइक्रोमीटर और 10 फेम्टोमीटर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 10⁹ समझ में आया। तो देखो ये टेबल को इस तरह से यूटिलाइज करना होता है। आप सोचोगे सर इसको रट्टा मारना पड़ेगा, तो मैं फिर से बोलता हूं, हम ऐसे इतने सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ना दोस्तों, कि ये सब प्रॉब्लम्स में ये बारी बारी यूटिलाइज होगा, इसलिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप याद हो जाएगा। दिमाग को स्ट्रेस मत दो, फोकस सिर्फ इतना करो कि आपको क्या सीखना है, याद क्या रखना है उसके ऊपर फोकस मत करो। वो मेरे जिम्मे छोड़ दो, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है प्रॉब्लम, उसको इसमें कन्वर्जन करना है। देखो ध्यान से, फाइंड द एक्सेलरेशन इन वैलिड यूनिट्स ऑफ अ मार्बल ऑफ 10 ग्राम व्हेन फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन इज गिवन टू इट। मतलब यहाँ पे देखिए, मार्बल जो है उसका मास दिया हुआ है, उसका मास है 10 ग्राम, और उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो है 0.5 न्यूटन। तो मुझे क्या करना है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और यहां पे देखिए फॉर्मूला दे दिया है आपको। फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो हियर एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। हाँ के ना, जल्दी से जवाब दो चलो। तो देखो यहाँ पे होगा एफ का वैल्यू क्या आएगा, 0.5 न्यूटन। और मास कितना है, तो क्या 10 ग्राम है। बस यहां से लफड़ा चालू होता है। देखो ध्यान से, अपने न्यूटन जो है ना वो एम के एस यूनिट है, न्यूटन एम के एस यूनिट है, और ग्राम जो है वो सीजीएस यूनिट है। इसका मतलब यहाँ पे आपको वैलिड आंसर देने के लिए या तो आपको ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा एम के एस में, या तो फिर आपको न्यूटन को कन्वर्ट करना पड़ेगा
सीजीएस में। क्या करेंगे, क्या दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। देखो एक मैं करता हूं, एक आप करना। मैं यहाँ पे ग्राम को कन्वर्ट कर रहा हूं एमकेएस में। ग्राम सीजीएस होता है, सीजीएस को कन्वर्ट करेंगे एमकेएस में। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सोचो कि आपके पास क्या है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। आप जानते हो 1 किलोग्राम होता है, उसमें 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो इसके हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, देखो जरा ध्यान से। अगर 1000 ग्राम होते तो मैं इसको क्या बोल देता, 1 किलोग्राम बोल देता। लेकिन 1000 नहीं है, कितने है, तो 10 ग्राम है। 10 ग्राम को कितना किलोग्राम बोलना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला टेक्निक है, उससे आंसर मिल जाएगा। 10 × 1 करो तो 10 आएगा, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। तो ये आ गया 1/100। और 1/100 को 10⁻⁻² बोला जाता है कि नहीं बोला जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 ग्राम जो होता है उसको हम 10⁻² किलोग्राम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 न्यूटन आया, और नीचे 10 ग्राम की जगह पे 10⁻² किलोग्राम रख दो। ठीक है, 10⁻² किलोग्राम रख दो। अब क्या होगा, ये 0.5 ऐसे ही रखा है। 10⁻² को अगर ऊपर ले जाएंगे तो वो 10⁻² हो जाएगा। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, ये न्यूटन एमकेएस है, किलोग्राम एमकेएस है। और तो फिर यहाँ पे आंसर अपना क्या आएगा, न्यूटन अपॉन किलोग्राम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। और इसको एक और स्टेप करके लिखते हैं, देखो 0.5 × 10⁻², यानी 500 हो जाएगा। ये हो जाएगा 500, नहीं 50 हो जाएगा, 500 नहीं होगा, सॉरी 50 हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, ये आंसर आएगा 50। लेकिन 50 के पीछे क्या लिखा जाए, या तो आप न्यूटन पर किलोग्राम लिख सकते हो, या तो आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर किलोग्राम लिख सकते हो, या फिर आप उसको क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो। आप सोचोगे सर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आया। तो देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां से आया, उसको समझाने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। देखो ये तरीका क्या है, जरा ध्यान देना। न्यूटन अपॉन किलोग्राम, ठीक है, हम न्यूटन को जानते हैं। न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन होता है। और डिवाइडेड बाय किलोग्राम करोगे, डिवाइडेड बाय किलोग्राम करोगे तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा। ठीक है, एक तो ये आंसर हुआ। दूसरा क्या आंसर होगा, तो दूसरा आंसर देखो, चलो फोर्स का एमकेएस यूनिट क्या होता है, न्यूटन। फिर मास का एमकेएस यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का एमकेएस यूनिट अपने टेबल से याद करो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ऊपर एमकेएस यूनिट है, नीचे भी एमकेएस यूनिट है, मतलब पूरे प्रॉब्लम में हर जगह पे अगर एमकेएस यूनिट है, तो आप विदाउट एनी कैलकुलेशन, अगर आपको कोई क्वांटिटी का एमकेएस यूनिट याद है तो उसको आप डायरेक्टली वहां पे रख सकते हो, डायरेक्टली विदाउट एनी थिंकिंग। देखो मुझे एक्सेलरेशन का एमकेएस यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो याद है, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी वेरिफिकेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूंगा। न्यूटन पर किलोग्राम जो है, न्यूटन पर किलोग्राम वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, लेकिन वो चेक किए बिना ब्लाइंडली मैं बोल सकता हूं कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ये फायदा है यूनिट सिस्टम को एक रखने का। मतलब अब जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब प्रॉब्लम में हमारे जो आंसर आएंगे ना, वो सारे आंसर इधर क्या होंगे, एमकेएस में लाएंगे हम, या तो सीजीएस में लाएंगे। कोई भी ऐसा आंसर नहीं लाएंगे जिसमें एमकेएस और सीजीएस यूनिट क्या हो, मिक्स्ड हो। ठीक है, चलिए गाय आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है, तो देखिए कन्वर्ट 72 किलो जूल एनर्जी इन द यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर। अभी आपको पहले कन्वर्जन सिखाने पड़ेंगे। तो कन्वर्जन क्या है, देखो ध्यान से। पहले तो ये 1 किलोवाट आवर ये क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर होता है 1.3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको कहते हैं 1 किलोवाट आवर। आप सोचोगे सर ये कन्वर्जन हमको याद रखने पड़ेंगे। फिर से मैं यही रिपीट करूंगा कि ऐसे कन्वर्जन इतनी बार आएंगे
कि इतनी बार करने से आपको अपने आप याद रह जाएंगे। बस आज देखा, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करते रहो। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम कन्वर्जन्स जो होते हैं वो एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो फिजिक्स में आपका रट्टा मारने वाला टेस्ट नहीं होता, आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं होता फिजिक्स का पेपर। आपकी फिजिक्स का पेपर होता है वो कौन सा टेस्ट होता है, आपको फिजिक्स कितनी आती है, आप कितना लॉजिक अच्छा लगाते हो, आपको प्रोसीजर आती है कि नहीं आती है, मेथोडोलॉजी आती है कि नहीं आती है, ये सब चीजों का टेस्ट होगा। सिर्फ दिमाग का टेस्ट नहीं होगा, आपकी मेमोरी पावर का टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ने के टाइम पे भी दिमाग लगाना, सिर्फ मेमोरी पावर से आगे मत बढ़ना। तो देखो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अच्छा इसको ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, है कि नहीं। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं सकते। 10⁻6 को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों किया बताता हूं। देखो 3.6 इंटू 10⁻3, ये क्या हो गया, ये है 10⁻3। 10⁻3 मतलब किलो होता है। देखो ध्यान से इस टेबल में देखो किलो कहां पे है, किलो ढूंढो, ये रहा। तो देखो किलो होता है 10⁻3। ओके, किलो 10⁻3 होता है, इसलिए 10⁻3 की जगह पे किलो लगा देंगे। ओके, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻3 किलो जूल होता है। तो अब हम सिंपल कैलकुलेशंस करके बता सकते हैं। देखो 3.6 इंटू 10⁻3 किलो जूल है, तो कितना किलोवाट आवर होगा, तो कि 1 किलोवाट आवर होगा। अगर इतना किलो जूल है तो 1 किलोवाट आवर होगा। आपने क्वेश्चन में कितना दिया है, 72 किलो जूल दिया है, तो कितना किलोवाट आवर होगा। तो डायरेक्टली आंसर लेके आ सकते हैं, देयरफॉर 72 किलो जूल इज इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 72 इंटू 1, 72 किलो जूल इंटू 1 किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय क्या करोगे, तो कि डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10⁻3 किलो जूल, किलो जूल करेंगे। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻3 किलो जूल यहां पे हम करेंगे। चलो किलो जूल यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखो 72 है, नीचे 36 है, 72 अपॉन 3.6 करोगे तो आंसर आएगा 20। 3.6 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, 72 आ जाता है। तो 72 अपॉन 3.6 आएगा 20। अब 10⁻3 नीचे है, अब इस नीचे को क्या करते हैं, अपने ऊपर ले जाते हैं, तो 10 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, किलोवाट आवर। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, देयरफॉर 72 किलो जूल इज इक्वल टू, देखो इस जीरो को अगर मैं 10⁻3 के साथ मर्ज कर दूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻2 किलोवाट आवर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सबसे आसान तरीका दिखाता हूं कि 10⁻3 है, 10⁻3 मतलब डिवाइड बाय क्या है, 1000। तो 20 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.02 मिल जाएगा। तो 72 किलो जूल क्या होता है, तो कि 0.02 किलोवाट आवर होता है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, जल्दी से। अगर आप सोचोगे सर ये समझ में नहीं आया तो टेंशन मत करो, ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है, या तो आपको दे दिया जाएगा, या फिर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इतनी प्रैक्टिस करोगे इस पर्टिकुलर चीज की कि ऐसे फॉर्मूलाज तो वैसे ही याद रह जाते हैं। तो ये रिलेशन होता है, वो रिलेशन तो आपको याद रखना ही पड़ता है, या तो फिर आप ज्यादा प्रैक्टिस करो तो अपने आप याद रह जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, अगर ये रिलेशन आ गया तो काम बन गया। चलो दूसरा प्रॉब्लम करते हैं ऐसा ही, और देखते हैं क्या है। थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं मैं। देखो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 5 MeV इन जूल। तो यहां पे पहले कन्वर्जन सीखते हैं। देखो कन्वर्जन ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ये उसका कन्वर्जन है। आप सोचोगे सर कन्वर्जन कहां से आया, देखो 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, ये कहां से आया, तो कि ये पहले से हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इसी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। चलो अभी
1 MeV क्या होगा? अब आप सोचोगे ये M क्या है? M का मतलब होता है मेगा, M का मतलब होता है मेगा। तो मैंने यहाँ पे M से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे? M से यानी मेगा से, मेगा यानी 10⁻6 होता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको रीजन जानना हो तो लिख सकते हो 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6। आप सोचोगे सर ये कहाँ से आया? तो कि अगेन आप इस टेबल में देखो, मिल जाएगा आपको। कहाँ है? किलो के ऊपर है ये मेगा, देखो मेगा इज 10⁻6 दिख रहा है सबको, तो बस ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, तो मेगा लगाया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी मेगा लगाना पड़ेगा, लेकिन मेगा होता है 10⁻6। तो क्या करेंगे देखो अब यहाँ पे, चलो अभी यहां से क्या पता चल जाएगा 1 MeV क्या होता है? तो देखो 1.6 तो ऐसे ही रहेगा। अब -19 + 6 क्या होता है? -13 जूल हो जाएगा। तो 1 MeV जो होता है वो इतने जूल होता है। अगर 1 MeV इतने जूल है, नाउ 1 MeV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल है। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? 5 MeV कितना जूल होगा? तो डेफिनेटली 5 MeV क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, चलो ये एक तरीका था। अब इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, देखो ध्यान से। इसी प्रॉब्लम को मैं यहां से दूसरे तरीके से कर रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको लगेगा सर ये निकाल क्यों दे रहे हो, हमको लिखना था। देखो मैं इससे इजी तरीका बता रहा हूं, तो इजी तरीके से और अच्छा लिख पाओगे आप। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मेरा काम है सारी मेथड को दिखाना। ठीक है, फिर आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे, जो भी इजी लगे, उसमें से आप ये अप्लाई कर सकते हो। मेरा काम है सब कुछ बताना। चलिए ये मैंने रब कर दिया है सब कुछ। चलिए मुझे 5 MeV को जूल में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई विल डू, देखो 5 MeV लिखता हूं मैं। M क्या होता है? तो कि मेगा, मेगा मतलब 10⁻6 EV हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो फिर क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन है, आपको रिलेशन लिख के दे देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। बस खत्म। देखो क्या आया, 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा, फिर 10⁻6 और 10⁻⁻19, एंड हेंस 8 इंटू 10⁻⁻13 आ जाएगा जूल। बोलो दूसरा मेथड इजी लगा या पहला मेथड? जल्दी से मुझे बताओ। समझे, ये मेथड भी होता है। तो अब इस मेथड से पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था ना, वो ट्राई करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, देखो स्पेसिफिक हीट नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसका सिंबल होता है C। और ऑक्सीजन के लिए ये वैल्यू यहां पे दी गई है 30 कैलोरी पर मोल सेंटीग्रेड। ये उसका यूनिट है, कैलोरी एनर्जी का यूनिट होता है गाइस। ओके, तो ये वैल्यू जो है उसको हमें कन्वर्ट करना है समथिंग जूल पर मोल केल्विन में, समथिंग जूल पर मोल केल्विन में। तो देखो मैं शुरुआत करता हूं यहां से। हियर C इज इक्वल टू 30 कैलोरी पर मोल और सेंटीग्रेड। चलो 30 को ऐसे ही रखो। अब कैलोरी को आप लिख सकते हो 4.18 जूल।
आपको लगे सर ये कहाँ से आ गया, तो कि 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल होता है। तो ठीक है, तो ये हम 4.18 जूल लगा लिया। फिर नीचे मोल का मोल रखेंगे। अब सेंटीग्रेड को मैं केल्विन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि सेंटीग्रेड और केल्विन एडिटिव यूनिट्स है, मतलब उन दोनों के बीच का रिलेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन वाला रिलेशन नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना है, क्या याद रखना है, सेंटीग्रेड को केल्विन या केल्विन को सेंटीग्रेड आप हमेशा लिख सकते हो जब आप यूनिट्स लिखो तब, अदरवाइज नहीं। तो मैंने क्या किया, कैलोरी को फिर 4.18 जूल में कन्वर्ट किया, बस दूसरा कुछ किया नहीं है मैंने। तो अब क्या करेंगे, 30 इंटू 4.18 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, मैं राइट साइड में जरा करता हूं, 41.8 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 125.3, 125.4। सो यहां पे ये आ जाएगा 125.4 जूल मोल केल्विन। तो ये आंसर आ गया है भाई। समझे कि नहीं समझे कैसे आंसर आया? चलो इसको जाने देते हैं, और ये जो रिलेशन है उसको मैं साइड में लिख देता हूं। कौन सा रिलेशन था ये, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, इतना होता है कि नहीं होता है? चलो अभी क्या नेक्स्ट, चलो यहां पे क्या पूछा है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं। देखो अभी, अ मार्बल ऑफ 10 ग्राम, मार्बल का मास दिया है कितना, 10 ग्राम, उसकी वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। हमको इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है, वो भी सीजीएस यूनिट में। और मोमेंटम क्या होता है, तो देखो यहां पे डेफिनेशन में लिख दिया है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो हियर मोमेंटम क्या होगा देखते हैं, चलो मोमेंटम इज पी, वो प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी का। चलो मास क्या होता है, तो कि 10 ग्राम दिया है हमको, और वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड वो भी है। लेकिन मुझे ये आंसर क्या चाहिए, सीजीएस में चाहिए। तो देखो मुझे सारे यूनिट्स क्या होने चाहिए, सीजीएस वाले यूनिट होने चाहिए। तो पहला ये 10 ग्राम है, वो तो सीजीएस वाला है ही। फिर मीटर जो है उसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय सेकेंड। तो देखो ये 1000 हो गया, और ये 10 और हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 10⁴ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10⁴ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा मोमेंटम का फॉर्मूला, खत्म। सीजीएस में पूछा था, देखो सारे यूनिट सीजीएस में ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में मुझे पता है कि मीटर एमकेएस में होता है, और उस एमकेएस को सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जस्ट आई हैव शोन यू, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ अ व्हील, व्हील की एंगुलर स्पीड कितनी है, व्हील ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, मतलब व्हील का रेडियस भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलो व्हील का रेडियस है 30 सेंटीमीटर, और उसकी एंगुलर स्पीड जो होती है ओमेगा, वो क्या होती है, 50 रेडियन पर सेकेंड होती है। उसकी एंगुलर स्पीड होती है 50 रेडियन पर सेकेंड होती है। तो कैलकुलेट लीनियर स्पीड ऑफ अ च्यूइंग गम स्टैक एट द एज ऑफ अ व्हील इन मीटर पर सेकेंड। मतलब व्हील है, व्हील के ऊपर किसी ने च्यूइंग गम को चिपका दिया है, तो व्हील घूमेगा तो च्यूइंग गम भी क्या करेगी, व्हील के साथ घूमेगी। तो मुझे च्युइंग गम की जो स्पीड होगी वो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला चाहिए। तो देखो फॉर्मूला यहां पे दे दिया है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन जस्ट रीड करो। यहां पे क्या दिया है कि लीनियर स्पीड जो होती है वो प्रोडक्ट होती है, किसका प्रोडक्ट होती है, तो कि एंगुलर स्पीड और रेडियस ऑफ रोटेशन। तो देखिए लीनियर स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं हम यहां पे, लीनियर स्पीड
होती है एंगुलर स्पीड ओमेगा और रेडियस ऑफ रोटेशन आर उसका प्रोडक्ट। तो लीनियर स्पीड भी, एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना है भाई, 50 रेडियन पर सेकेंड है। फिर आर कितना है तो कि 30 सेंटीमीटर है। अब देखो रेडियन पर सेकेंड एमकेएस हुआ, 30 सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट हो गया। तो 30 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 50 रेडियन पर सेकेंड, और 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.3 मीटर। ये आएगा 0.3 मीटर। तो आपको सिर्फ करना है 50 और 0.3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 50 और 0.3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से, 15 मिलेगा ना। 15 मीटर होता है डिवाइडेड बाय क्या होता है, सेकंड होता है, क्योंकि वेलोसिटी का एमकेएस यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मैंने देखो पहली टर्म तो एमकेएस में ही थी, दूसरी टर्म सीजीएस में थी, तो उसको मैंने क्या करवा दिया, एमकेएस में कन्वर्ट करवा दिया। तो विदाउट एनी वेरिफिकेशन, अब मैंने जैसे बोला ब्लाइंडली डायरेक्टली लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड हो गया। कोई पूछेगा सर रेडियन कहाँ गया, तो आपको रेडियन रखना है, लिखना है तो लिखो, डजेंट मैटर, लेकिन वो लिखो ना लिखो चलता है, ठीक है, वो चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या है देखो, यहां पे कुछ ऐसे सिचुएशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम की फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो क्या होता है, देखो मैंने पहले भी बोला था इस चैप्टर में, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो लाइफ में आपने कभी सुने नहीं होंगे। इसलिए आएंगे कि वो फिजिक्स में धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी बस इतना ही जानो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसी कोई चीज होती है और उसका फॉर्मूला इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे देखो कितना दिया है, 1/4 mr² दिया है। हमको इसके फॉर्मूला ऐसा क्यों है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ कन्वर्जन करना है। देखो यहाँ पे डिस्क का मास दे दिया है 100 ग्राम, तो चलो रखते हैं उसकी वैल्यू, ये 100 ग्राम है। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एमकेएस यूनिट। तो पहले मुझे सारे जो टर्म्स है ना उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी गाइस और फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो 100 ग्राम होता है, उसको अगर मैं एमकेएस में कन्वर्ट करूं तो क्या मिलेगा, 100 ग्राम को एमकेएस में कन्वर्ट करने से क्या मिलेगा। तो देखो ये 100 का मतलब 10⁻²। ग्राम क्या होता है, तो कि 10⁻³ किलोग्राम। आप सोचोगे सर ये कहां से लाया आप, तो देखो 1 किलोग्राम क्या होता है, तो कि 1000 यानी 10⁻³ ग्राम होता है कि नहीं होता है, 1000 यानी 10⁻³। तो 10⁻³ को लेफ्ट साइड लेके आओ, चलो तो 10⁻³ किलोग्राम क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। तो जहां पे भी 1 ग्राम है वहां पे क्या करेंगे, 10⁻³ किलोग्राम करेंगे। लेकिन अपने यहाँ पे 1 ग्राम नहीं है, 1 ग्राम होता तो 10⁻³ आता, लेकिन 100 ग्राम है तो 10⁻³ के साथ 100, 100 मतलब 10⁻² को मल्टीप्लाई करेंगे हम। उसके बाद 10 सेंटीमीटर, तो 10 को 10 रखो, सेंटीमीटर क्या होता है, तो हमको पता है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। उसको अगर ऐसे लिखे कि 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो 10⁻² जो है उसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड मूव करवा देते हैं। तो अगर उसको लेफ्ट साइड मूव करवा देंगे तो 10⁻² मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बस जहां पे सेंटीमीटर लिखा है वहां पे क्या लिखो आप, 10⁻² लिखो। तो 10 का 10 सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻² मीटर हो गया, एंड देन पावर क्या हो गया, 1। चलो अब क्या करते हैं, 1/4 इसकी वैल्यू निकालते हैं, 10⁻² एंड 10⁻³ तो 10⁻1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 इंटू 10⁻², ये भी 10⁻1 आ जाएगा। ओके, समझे कि नहीं समझे, इसको हटा देते हैं। तो बस काम खत्म हो गया गाइस। कैसे खत्म हो गया,
देखो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 क्या हो जाएंगे मिलके, 1/4 हो जाएगा 0.25, और ये हो जाएंगे 10⁻²। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला mr² आता है। m मतलब मास, मास मतलब किलोग्राम। फिर r क्या है, यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस होती है लेंथ, लेंथ होगा मीटर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आंसर आ गया है गाइस। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से बताओ। ये जो कन्वर्जन्स मैं आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वही आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, कन्वर्जन्स करना आना चाहिए। ये कन्वर्जन्स देखो आप, ठीक है, ये कन्वर्जन जो साइड में मैंने किया है उसको आप देखो। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए। अब ये जो कंसेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। अब देखो ध्यान से, हाँ, ये प्रिंसिपल कुछ चीजें हमको एक्सप्लेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ईच टर्म ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर ऑलवेज सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स, तो अगर y का यूनिट किलोग्राम होगा तो x का यूनिट भी किलोग्राम ही होगा। अगर y का यूनिट मीटर होगा तो x का यूनिट भी क्या होगा, मीटर ही होगा। समझे? तो डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस आर सेम। दोनों साइड यूनिट सेम हो जाएंगे तो डायमेंशन सेम हो ही जाएंगे। ये उसका पहला रूल है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया पहला रूल? चलो अभी दूसरा क्या है, दूसरा देखो यहाँ पे, डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ टर्म्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर ऑल्सो सेम। चलो मैं दोनों को कंबाइनली एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं कि z की वैल्यू है x प्लस वाई, तो देखो यहां पे लिखा है टर्म्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो देखो ये x और y जो है वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड टर्म्स हो गई। तो यहाँ पे ये रूल के हिसाब से अगर x का यूनिट मीटर है तो y का यूनिट भी क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। इतना याद रखो, समझे कि नहीं समझे? प्लस के आजू बाजू के टर्म्स जो भी होंगे वो सारे टर्म्स के लिए क्या होगा, यूनिट और डायमेंशन सेम ही होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताओ, चलो आई एम वेटिंग गाइस, आई जस्ट वांट योर रिप्लाई, क्विक रिप्लाई, जल्दी से बताओ, चलो। ठीक है, फिर अब देखो यहां पे इक्वल टू है। अगर राइट हैंड साइड का यूनिट मीटर है तो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो इक्वेशन के एक तरफ और इक्वेशन के दूसरी तरफ जो यूनिट होता है वो सेम होता है, डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है। सिमिलरली आप प्लस देखो या माइनस देखो, तो प्लस के आजू बाजू और माइनस के आजू बाजू जो भी टर्म्स होती है वो सारी टर्म्स का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायमेंशंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए अदर रूल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ए અને यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी डेल्टा ए वो सेम ही होगा। जैसे आप सोचोगे काइनेटिक एनर्जी होती है के, ठीक है, कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी के है, लेट अस से कि वो 100 जूल है। अब थोड़ी देर के बाद वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मान लो 90 जूल हो गई। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है तो इसको यूटिलाइज मेजर किया जाएगा जूल में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 100 जूल है। पहले काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी, अब थोड़ी देर के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, 90 जूल हो चुकी है। तो अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पहले की काइनेटिक एनर्जी, ये बाद की काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो कि पहले की माइनस बाद की, इनिशियल माइनस फाइनल। तो देखो 100 जूल 90 जूल, तो अल्टीमेटली 100 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 जूल बचेगा। ओके, तो यहां पे देखो आप कि अपना K1 है वो जूल में है, K2 जूल में है, लेकिन K1 माइनस K2, मैंने बोला था ना माइनस के आजू बाजू वाली टर्म हमेशा क्या होती है, सेम यूनिट वाली होती है, वो आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो K का यूनिट जूल है
और डेल्टा के जो है उसका यूनिट भी क्या है, जूल ही है। मतलब रूल यहाँ पे क्या है, रूल ऐसा है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो फिजिकल क्वांटिटी और उस फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज आता है, वो चेंज उसका यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। के का जूल था, डेल्टा के का क्या हो जाएगा, जूल ही रहेगा। बस इतना समझाना था। चलो, अब ये सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला चीज है। द टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशन एंड यूनिट व्हेन एडेड विल प्रोड्यूस द टर्म विद दैट सेम डायमेंशन एंड यूनिट ओनली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए देखो यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं बाजार जाता हूं, बाजार जाके मैं 2 किलो टमाटर ले लेता हूं, ठीक है, कितने किलो टमाटर लेता हूं, 2 किलो टमाटर लेता हूं। फिर मेरे मैं बैग लेके गया हूं, तब उसमें 2 किलो टमाटर आ गए। फिर थोड़ा आगे जाके मैं क्या करता हूं, 4 किलो पोटैटो ले लेता हूं, आलू जो होते हैं ना 4 किलो, तो 4 किलो आलू परचेज कर लेता हूं। पहले 2 किलोग्राम टमाटर लिए, फिर क्या किया, 4 किलोग्राम आलू लिए। तो मेरी बैग में अब टोटल मास कितना होगा, कैन यू टेल मी, जल्दी से मुझे बताओ। चलो, मेरी बैग में टोटल मास कितना होगा। पहले मैंने 2 किलो टमाटर लिए और 2 किलो टमाटर कहाँ पे डाल दिए, बैग में डाल दिए। फिर मैंने 4 किलो आलू लिए, वो भी बैग में डाल दिए। तो मेरी बैग में कितना मास होगा, तो मेजोरिटी विल से क्या, 6 किलोग्राम। और ये आंसर सही भी है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 + 4 का 6 किया, लेकिन क्या हुआ, किलोग्राम प्लस किलोग्राम का क्या हुआ, पीछे किलोग्राम ही आया। किलोग्राम प्लस किलोग्राम क्या आया, किलोग्राम ही आया। सिमिलरली आप देखो, 2 मीटर हो, उसमें आप 5 मीटर ऐड करो तो क्या होगा, 7 मीटर आएगा। तो देखो, 2 और 5 को ऐड करके 7 किया, लेकिन मीटर प्लस मीटर क्या रहा, वो तो मीटर ही रहा। तो अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि मीटर और मीटर दो सेम टर्म वाली फिजिकल क्वांटिटी है। तो उसको ऐड करने से जो भी नई फिजिकल क्वांटिटी या नई वैल्यू बनेगी, उसका यूनिट भी क्या होगा, वही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ यार। तो ये हो गया 2 + 5 = 7। मीटर प्लस मीटर मीटर होता है, किलोग्राम प्लस किलोग्राम किलोग्राम होता है। किलोग्राम माइनस किलोग्राम करोगे तो भी किलोग्राम ही आएगा। जैसे 5 किलो आलू थे, मैंने उसमें से 3 किलो आलू लौटा दिए, तो 5 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम हो गया। तो बचेगा क्या, 2 किलोग्राम। तो किलोग्राम प्लस किलोग्राम किलोग्राम होता है, किलोग्राम को किलोग्राम से माइनस करो तो भी किलोग्राम ही होता है। मतलब सेम टाइप के यूनिट हो, तो अगर अलग अलग टाइप के हो तो क्या होगा, तो कॉमेडी हो जाएगी। जैसे 3 लीटर दूध और 2 किलो आलू को आप मिक्सअप कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लीटर और किलोग्राम इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो सेम टाइप के यूनिट नहीं है, सेम टाइप के यूनिट है तो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर, राइट। चलो, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल टर्म, ये सब क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता, ये सब क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, साइन एक्स होता है या फिर कॉस थीटा होता है, ओके, इसका यूनिट नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता। फिर दूसरा, लॉगरिथमिक मानी लॉग एक्स है, फिर लॉग ऑफ 3x है, 3x² है, तो ये सब का भी क्या होगा, यूनिट नहीं होगा। फिर एक्सपोनेंशियल टर्म्स का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब क्या, तो एक्सपोनेंशियल टर्म में कोई कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर कोई पावर हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे कहते हैं e⁻⁴ ये e एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक बहुत फेमस कांस्टेंट वैल्यू है। आप इसके बारे में थोड़ा देर के बाद पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं सिर्फ इसकी वैल्यू दे देता हूं। ये एक पाई जैसा इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू होती है 2.718, और ये चलता ही जाता है। तो e⁻x को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल टर्म का भी कोई यूनिट नहीं होता है गाइस। समझे कि नहीं समझे, किसका यूनिट होता है, किसका यूनिट नहीं होता है। तो कि कॉस का, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन का वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टेन का, कॉसेक का, सेक का, किसी का भी नहीं हो सकता। लॉग एक्स का नहीं हो सकता,
ठीक है, फिर ई रेस टू एक्स जो है उसका भी नहीं हो सकता है, मतलब डायमेंशन और यूनिट नहीं हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, दूसरा नहीं हो सकता, यूनिट डायमेंशन आपको नहीं मिलेंगे उनको। चलो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन डिफाइनिंग फंक्शन ऑफ थीटा इज, एक इक्वेशन है जो फंक्शन एफ थीटा को डिफाइन करता है। यहां पे आप नीचे थोड़ा देखोगे ना तो आपको सरप्राइज लगेगा, सर ये आपने एक्सक्लेनेशन मार्क क्यों लगाया है। तो ये चीज आपके लिए कुछ नहीं है सीखने के लिए, देखो जरा ध्यान से। देखो अगर ऐसा लिखा है तो इसको बोला जाता है टू फैक्टोरियल। और टू फैक्टोरियल क्या होता है, तो कि टू मल्टीप्लाइड बाय वन होता है। कोई बोलेगा सर थ्री फैक्टोरियल क्या होगा, तो थ्री इंटू टू इंटू वन होगा। कोई बोलेगा फोर फैक्टोरियल कितना होगा, तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। समझे कि नहीं समझे, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, जो भी नंबर हो बस वहां से एक एक कम करते 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 एक तक पहुंच जाओ। सिक्स फैक्टोरियल होता तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ऐसे आ जाता, ठीक है। मतलब एक नंबर होता है, टू फैक्टोरियल एक नंबर होता है, थ्री फैक्टोरियल एक नंबर होता है, फोर फैक्टोरियल एक नंबर होता है, जो भी है एक नंबर होता है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, थीटा के डायमेंशंस के बारे में बताना है। तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमारे पास एफ थीटा है, वन प्लस थीटा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस, ओके। तो चलो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हो सब बीच में प्लस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये प्लस जो है इसके इस तरफ का यूनिट और इससे इस तरफ का यूनिट क्या होगा, सेम होना चाहिए। लेकिन वन का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो हियर लिखते हैं अपने, यूनिट ऑफ वन एंड थीटा मस्ट बी सेम। ठीक है, वन और थीटा का यूनिट जो होता है वो मस्ट बी सेम होगा। एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं एज वन इज यूनिटलेस, वन इज यूनिटलेस, थीटा इज ऑल्सो यूनिटलेस, थीटा इज ऑल्सो यूनिटलेस, थीटा यूनिटलेस होता है, वन यूनिटलेस होता है, थीटा भी यूनिटलेस हो जाएगा इस केस में। हाँ ठीक है, तो यूनिटलेस हो गया तो डायमेंशंस क्या आ जाएगा, देयरफॉर फॉर थीटा यूनिट क्या आएगा, तो नॉट एप्लीकेबल, यूनिट नहीं मिलेगा। और डायमेंशंस क्या आएगा, तो डायमेंशंस में आप देखो यूनिटलेस है तो उसमें ना तो मास आता है, ना तो लेंथ आती है, ना तो टाइम आता है, इसलिए एमएलटी के ऊपर सब जगह पे क्या करोगे आप, जीरो 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 कर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। हमारे पास यहां पे एक इक्वेशन है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो मुझे क्या फाइंड करना है, डायमेंशंस फाइंड करना है। किसका डायमेंशन फाइंड करना है भाई, तो कि a अपॉन बी का डायमेंशंस मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे a अपॉन बी का डायमेंशंस, देखते हैं चलिए। यहाँ पे ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ये प्लस है तो प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ यूनिट सेम होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यूनिट ऑफ p इज इक्वल टू यूनिट ऑफ a बाय वी स्क्वायर। चलो इस वी स्क्वायर को अपने लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा, यूनिट ऑफ पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए। समझ में आया, ये इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली देखो यहां पे भी ये माइनस है, माइनस के इस तरफ और माइनस के राइट हैंड साइड यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो व्हाट आई विल राइट, ऑल्सो यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वी, यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वी।
ठीक है, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलो अब क्या करेंगे, यूनिट ऑफ ए बाई बी, यूनिट ऑफ ए बाई बी। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, चलिए गाइस, तो यूनिट ऑफ ए बाई बी क्या होगा? तो यूनिट ऑफ ए बाई बी होगा यूनिट ऑफ ए अपॉन यूनिट ऑफ बी। चलो अब यूनिट ऑफ ए कितना है, तो यहां पे इक्वेशन 1 में देखो, यूनिट ऑफ ए होता है यूनिट ऑफ टीवी स्क्वायर, यूनिट ऑफ टीवी स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, यूनिट ऑफ बी क्या होता है, तो कि यूनिट ऑफ बी होता है इक्वेशन नंबर 2 से, तो यूनिट ऑफ वी हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, यूनिट ऑफ टीवी स्क्वायर अपॉन वी, यूनिट ऑफ टीवी स्क्वायर अपॉन वी। तो यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यूनिट ऑफ टीवी। तो चलो यूनिट ऑफ टीवी क्या होगा, यूनिट ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ टीवी। तो चलो यूनिट ऑफ टीवी क्या होगा, तो देखो यूनिट ऑफ ए बाई बी, पी होता है प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। मैंने बोला था 34 क्वांटिटीज जो हमने की है उसका टेबल आप प्रिपेयर करके रखना, उसके टेबल की जरूरत पड़ेगी। देखो अगर याद नहीं है तो वो टेबल देखो, अभी के अभी देखो आपकी नोट्स में, प्रेशर का यूनिट मिलेगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या, ये V क्या है, V इज अ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ ए अपॉन बी क्या होगा, तो देखिए मीटर क्यूब अपॉन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर आएगा। हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ ए बाई बी क्या हो गया, तो कि जूल आ गया, यूनिट ऑफ ए बाई बी क्या आ गया, जूल आ गया। एंड देयरफॉर डायमेंशंस क्या होंगे, देखो टेबल देखो, चलो टेबल में जूल के डायमेंशंस क्या है, 3 डिजिट लिखो, एम एल टी क्या आएगा, फटाफट मुझे बताओ, चलो मैं तब तक लिखूं, तब तक डायमेंशंस ऑफ जूल, डायमेंशंस ऑफ जूल का बोलो कितना होगा, डायमेंशंस ऑफ जूल कितना होगा देखते हैं। चलो डायमेंशंस ऑफ क्या हो गया, ए बाय बी, तो डायमेंशंस ऑफ जूल, जूल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, याद है, जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम है तो m1, मीटर स्क्वायर है तो L2, और सेकंड स्क्वायर है तो नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ T2 आएगा, लेकिन ऊपर लिखोगे तो क्या आएगा, T⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डायमेंशंस और यूनिट दोनों निकाल लिया। यहाँ पे समझ में आया मैंने कैसे किया, अपना सिंपल सा कॉमन सेंस लगाया। प्लस के आजू बाजू आप देखो सेम वैल्यू, ठीक है, प्लस के आजू बाजू सेम वैल्यू, माइनस के आजू बाजू भी सेम यूनिट, वैल्यू तो नहीं बट यूनिट। तो यहाँ पे शुरुआत में फिर से देखो, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये प्लस है, आप ये देख रहे हो प्लस है, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, बस उसके आजू बाजू इस तरफ पी, इसके तरफ ए बाई वी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ पी का यूनिट और ए बाई वी स्क्वायर का यूनिट सेम होगा, तो लिख दिया। फिर इस वी स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दिया, तो यूनिट ऑफ पी वी स्क्वायर क्या हो गया, यूनिट ऑफ ए हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे
यूनिट ऑफ बी, देखो दूसरा केस देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस होने की वजह से माइनस के लेफ्ट साइड वी वॉल्यूम और माइनस के राइट साइड बी, उनका यूनिट भी क्या होगा, सेम होगा। तो यूनिट ऑफ बी और यूनिट ऑफ वी क्या हो जाएंगे, सेम। तो बस अब क्या करना था, यूनिट ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना था हमको। तो यूनिट ऑफ ए अपॉन बी यानी यूनिट ऑफ ए अपॉन यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ ए और बी हमने निकाल दिया था, वैल्यू डाल दी और सिंप्लीफाई करके फाइनली ये आंसर लेके आए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो, चलो जल्दी से। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ऑब्टेन डायमेंशंस ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉर्मूला मेंशन बिलो। हमारे पास ये फॉर्मूला है, उसमें से एक्स वाई जेड का डायमेंशन निकालना है। तो देखो पहले तो v है, यहाँ पे xt है, फिर ये कैपिटल Y, t प्लस जेड है, प्लस v0 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, नीचे यहाँ पे t प्लस जेड के ऊपर फोकस करो इस जगह पे। ठीक है, t प्लस जेड है तो बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया कि नहीं आ गया, बीच में प्लस आ गया, यहाँ पे t है। ओके, तो इतना बोल सकते हैं प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ क्या होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। तो यहां से देखते ही मैं बता सकता हूं कि हियर यूनिट ऑफ z इज बेसिकली यूनिट ऑफ t, क्या है, टाइम है, टाइम t। तो यूनिट ऑफ टाइम t क्या होता है, सेकेंड होता है। यूनिट ऑफ z मुझे सेकेंड मिल गया, एंड देयरफॉर डायमेंशन ऑफ z क्या हो गया, सेकेंड है ना। तो m जीरो आएगा, l जीरो आएगा और t वन आएगा। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ z की मुझे वैल्यू मिल चुकी है यहां पे। चलो, डायमेंशंस ऑफ z की मुझे वैल्यू यहां पे मिल चुकी है, तो दैट इज समथिंग, z का आंसर आ गया। ऐसे ही x और y का आंसर भी हमको लाना है भाई, यहाँ पे खत्म नहीं हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो x और y का आंसर भी लेके आते हैं। चलो x और y का आंसर कैसे लाएंगे, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस दिख रहा है सबको, फिर यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है, और ये पीछे क्या है, v0 है। देखो v0 क्या है, वेलोसिटी है। ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में भी क्या है, वेलोसिटी है। तो हमने अभी सीखा था कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड सेम टाइप के यूनिट होने चाहिए, सेम टाइप के डायमेंशन होने चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वेलोसिटी हैज यूनिट, वेलोसिटी के पास कौन सा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, देखो कि यहां पे देखो हर एक टर्म का यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए, और v0 तो मीटर पर सेकंड है ही। अभी हमने देखा था किलोग्राम प्लस किलोग्राम क्या होता था, किलोग्राम होता था। मीटर प्लस मीटर क्या होता था, मीटर होता था। वैसे ही मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। मतलब यह है कि इस वेलोसिटी का यूनिट अगर मीटर पर सेकंड है तो xt का भी मीटर पर सेकंड होगा। ये y अपॉन टी प्लस जेड जो टर्म है पूरी, उस टर्म का भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनो, ये xt का यूनिट मीटर पर सेकंड हो, y अपॉन टी प्लस जेड ये पूरी टर्म का यूनिट मीटर पर सेकंड हो, और v0 का तो मीटर पर सेकंड है ही। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड। तो हमको पता है कि किलोग्राम, 3 किलोग्राम आलू, फिर 2 किलोग्राम आलू, और फिर 2 किलो टमाटर। तो 3 + 2 + 2 कितना हुआ, 7 हुआ कि नहीं, 7 किलोग्राम। तो मतलब किलोग्राम प्लस किलोग्राम प्लस किलोग्राम किलोग्राम होता है। इसी तरह से मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। इसलिए अगर लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो यहां पे ये पहली वाली टर्म, ये दूसरी वाली टर्म और ये तीसरी वाली टर्म, ये तीनों तीन के लिए यूनिट होगा मीटर पर सेकंड।
एंड देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ एक्स टी, पहली टर्म जो है वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। तो यूनिट ऑफ एक्स मीटर पर सेकंड तो है, लेकिन टी जो है ना, टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। टी को मैं नीचे लेके आता हूं, टी को नीचे लेके आ गया, टी को मैं कहां लेके आ गया, नीचे लेके आ गया। तो टी का यूनिट टाइम, टी इज टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो यहां पे क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यूनिट ऑफ एक्स जो है वो मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ सॉरी, मीटर पर सेकंड नहीं बट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, यूनिट ऑफ एक्स टी, यूनिट ऑफ एक्स टी, एक्स तो हमको ढूंढना है, टी इज अ सेकंड, टी का यूनिट होता है सेकंड, तो वो सेकंड को मैं यहां से कहां ले गया, नीचे ले गया, तो दो सेकंड मिलके क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एंड देयरफॉर डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगा, तो देखो किलोग्राम नहीं है यहाँ पे, तो m0, मीटर है तो L1, सेकंड है लेकिन T2 नीचे आएगा, लेकिन T2 नीचे है, उसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, -2। T2 नीचे है, अगर मैं उसको ऊपर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 10⁻²। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये सब आना चाहिए, इजीली समझ में आना चाहिए। तो ये एक काम हो गया। चलो फिर अब क्या है, नाउ यूनिट ऑफ y अपॉन टी प्लस जेड वो क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, हमने प्रूव कर दिया है कि यूनिट ऑफ जेड है ना वो सेकंड है, और यहां पे यूनिट ऑफ वाई थोड़ा सा क्लियर लिखता हूं मैं यहां पे, देयरफॉर यूनिट ऑफ वाई अपॉन यूनिट ऑफ टी प्लस जेड, ये मिलके क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, यूनिट ऑफ वाई तो ऐसे ही रखो, यूनिट ऑफ टी प्लस जेड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी सेकंड में है और जेड भी सेकंड में है। जेड कैसे सेकंड में है, हमने डिराइव कर दिया, देखो कहां पे डिराइव किया, यहां पे। तो टी सेकंड में, जेड भी सेकंड में, तो सेकंड प्लस सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में क्या रख दिया है, सेकंड रख दिया है, और यहां पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो देखो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और उसकी वजह से मुझे क्या मिल जाएगा कि यूनिट ऑफ वाई क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यूनिट ऑफ वाई क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। और इसलिए डायमेंशन ऑफ वाई क्या होगा, मीटर है तो मतलब m तो 0 होगा, L1 होगा, और t क्या होगा, 0 होगा। इज दैट परफेक्टली क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। चलो एक और दो, बस दो क्वेश्चन अभी हमको करने हैं आज के लेक्चर में। चलो फटाफट करते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत करना। देखो यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू P0 ई एक्स पी माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब पहले तो समझ लो, ये ई एक्स पी ऑफ माइनस अल्फा टी स्क्वायर जो है ना, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। उसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ई रेस टू माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ओके, अभी मैंने समझाया था, ई रेस टू समथिंग करके कुछ आए, या ई एक्स पी ऑफ समथिंग करके अगर कुछ आता है ना, तो आपको मानना है कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। और हमने अभी सीखा था कि एक्सपोनेंशियल टर्म का यूनिट नहीं होता है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म का यूनिट नहीं होता है तो फिर देखो, राइट हैंड साइड में ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर फिगर में, हियर अल्फा टी स्क्वायर मस्ट बी यूनिटलेस। आप सोचोगे सर ऐसा कैसे कह दिया, देखो ई एक्सपी करके जो भी पूरी टर्म है उसका कोई यूनिट नहीं होता, मतलब वो यूनिटलेस होती है। तो यूनिटलेस कब होगी वो, कि अंदर उसके ब्रैकेट के अंदर जो अल्फा टी स्क्वायर है ना, उसका भी अगर कोई यूनिट ना हो, तभी जाके क्या हो सकती है, वो यूनिटलेस हो सकती है, समझ लेना।
अगर उसका यूनिट है तो ये टर्म यूनिटलेस होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्सपोनेंशियल वाली टर्म यूनिटलेस होती है। उसके ऊपर से मैं बताता हूं कि एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर जो कुछ भी आता है, यहाँ पे अल्फा टी स्क्वायर आया है, तो वो क्या होगा, यूनिटलेस होगा। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। तो देखो, देयरफॉर यूनिट ऑफ अल्फा एंड यूनिट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा, यूनिटलेस हो जाएगा। यहां पे कुछ होगा ही नहीं, यूनिटलेस मतलब कुछ नहीं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो, यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ टी स्क्वायर, टी सेकंड है, टी टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये होगा सेकंड का स्क्वायर, और ये होगा यूनिटलेस। सो यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगा, ये सेकंड स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो 1/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। यूनिटलेस का मतलब कुछ होता ही नहीं है, लेकिन अब राइट हैंड साइड में नीचे लेके गए तो आपको क्या मिलेगा, 1/सेकंड स्क्वायर मिलेगा। तो यूनिट ऑफ अल्फा हो गया 1/सेकंड स्क्वायर, एंड देयरफॉर डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, तो कि 1/सेकंड स्क्वायर मतलब T2, तो आपको लिखना पड़ेगा m0 आएगा, L0 आएगा, नीचे T2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T⁻²⁻² हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड गाइस, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल सा है। सिर्फ यहाँ पे देखो कि EXP के अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो चीज क्या होनी चाहिए, यूनिटलेस होनी चाहिए, दैट्स द रूल। ठीक है, वो यूनिटलेस होनी चाहिए, तो अल्फा का यूनिट और टी स्क्वायर का यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सेकंड स्क्वायर को अगर मैं नीचे ले जा सकता हूं तो आई कैन डू दैट, मैं नीचे ले गया तो अब यूनिट ऑफ अल्फा क्या बचा, 1/सेकंड स्क्वायर बचा। अब दूसरे तरीके से सोचो जरा, दूसरे तरीके से मैं सोच बताता हूं, जरा ध्यान देखो, ध्यान दो यहां पे। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ी कॉमन सेंस लगाते हैं, कॉमन सेंस लगा के भी अपने आंसर लेके आ सकते हैं। देखो, अल्फा टी स्क्वायर क्या है, यूनिटलेस है ना। ये कब यूनिटलेस होगा, तो कॉमन सेंस लगाओ, टी का यूनिट होगा सेकंड स्क्वायर, टी स्क्वायर का यूनिट होगा सेकंड स्क्वायर, उसके आगे अल्फा है। अगर अल्फा का यूनिट 1/सेकंड स्क्वायर होगा तभी जाके सेकंड स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, और कैंसलेशन की वजह से उसका यूनिट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का यूनिट वो टी स्क्वायर के यूनिट से उल्टा होना चाहिए, और हमको यहाँ पे वही मिला है। देखो, टी स्क्वायर का यूनिट होता है सेकंड स्क्वायर, तो अल्फा का यूनिट क्या होगा, 1/सेकंड स्क्वायर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म आई, साइन आया ना, साइन के पीछे ब्रैकेट है। देखो, अब ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म क्या होती है, यूनिटलेस होती है, अभी हमने सीखा। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म, लॉगरिथमिक टर्म और एक्सपोनेंशियल टर्म हमेशा यूनिटलेस होती है। तो यहां पे हमको बोलना पड़ेगा कि हियर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज यूनिटलेस। इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इज यूनिटलेस होगा। ठीक है, अब देखो, हम जानते हैं कि माइनस के आजू बाजू जो भी टर्म्स होगी उसके यूनिट और डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन ये पूरी टर्म अगर यूनिटलेस है तो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओमेगा टी भी क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए, एंड के एक्स भी क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए। तभी जाके तो क्या होगा कि यूनिटलेस माइनस यूनिटलेस क्या मिलेगा मुझे, यूनिटलेस मिलेगा, समझे। यूनिटलेस माइनस यूनिटलेस मिलके क्या होगा, मुझे यूनिटलेस मिलेगा। तो इसका मतलब क्लियरली यहां पे मैंने समझाया है कि इस पर्टिकुलर केस में ओमेगा टी भी यूनिटलेस होगा, के एक्स भी यूनिटलेस होगा। देखो, टी टाइम है तो के ओमेगा इंटू सेकेंड जो है वो यूनिटलेस होगा, क्योंकि टी का यूनिट होता है सेकेंड, एंड कि x होता है डिस्टेंस। देखो यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो x होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो ये भी यूनिटलेस हो गया।
देयरफॉर यूनिट ऑफ ओमेगा क्या मिलेगा, इस सेकंड को मैं क्या ले जाता हूं नीचे, तो 1/सेकंड हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ ओमेगा हो जाएगा 1/सेकंड। एंड यूनिट ऑफ के क्या मिलेगा, तो कि मीटर को नीचे ले जाओ आप तो क्या मिल जाएगा, 1/मीटर मिलेगा। तो ये यूनिट ऑफ ओमेगा 1/सेकंड मिला, और यूनिट ऑफ के मुझे 1/मीटर मिला। ओके, 1/मीटर मिला। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशंस ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा क्या है, 1/सेकंड है। क्या है, 1/सेकंड। सिर्फ सेकंड आ रहा है, मास नहीं आ रहा है, किलोग्राम नहीं है तो m0, लेंथ नहीं है तो l0। लेकिन सेकंड है, सेकंड कहां पे है, तो कि डिनोमिनेटर में नीचे है, तो नीचे सेकंड हो और उसको अगर ऊपर लिखे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा जो होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ के क्या मिलेगा, तो डायमेंशंस ऑफ के, डायमेंशंस में देखो मीटर आ रहा है, ठीक है, डायमेंशंस में क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है। तो मीटर आ रहा है तो किलोग्राम नहीं है, m0, मीटर आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे से अगर ऊपर ले लोगे आप उसको तो क्या होगा, -1 हो जाएगा और t0 हो जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ के मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया, परफेक्टली। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा ही आएगा। ये सारे लेक्चर है ना, इसको प्रॉपरली रिवाइज करते रहो गाइस। और देखो इसके बाद मैंने आपके लिए यहाँ पे एक पूरा लिस्ट बना के रखा हुआ है। वैसे दुनिया की सारे कन्वर्जन्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन मेजोरिटी कन्वर्जन्स आपके सामने यहाँ पे मैंने लाके रख दिए हैं। ओके, मेजोरिटी कन्वर्जन्स मैंने रख दिए हैं। तो जो यूजुअली यूटिलाइज होते हैं वो सारे कन्वर्जन्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। ये कन्वर्जन्स का जो टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट टाइम और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, इसकी चिंता मत करो। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि 10th में बैठ के सब कुछ अपने याद रखते थे, मेमोरी में लेते थे और मेमोरी में लेने से मेरा काम बन जाता था, मेमोरी में लेना है, ऐसा नहीं है कि मेमोरी में नहीं लेना है, लेकिन मेमोरी में लेने से पहले ये सब चीजें जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा था ना, वैसे आप खुद सॉल्व करना चालू करो, अपने आप सॉल्व करते जाओ। लेकिन अभी दूसरा कुछ मत सॉल्व करना, पहले अपने ग्रिप डेवलप करो। मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आप प्रैक्टिस कर सकोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट योर प्रैक्टिस राइट नाउ। तो अभी आपको सिर्फ मैंने जो पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और ये आज का लेक्चर नंबर 3 ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, उसको आपको बारी बारी रिवाइज करना है। संडे से ये सारी चीजें जो हमने अब तक लर्न की है ना, उस सब की क्या करेंगे, एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। उस सब की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तब इस सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इस सब की जरूरत पड़ेगी। तो इसको अच्छी तरह से तीनों तीन लेक्चर को देख लीजिए। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ गाइस। और अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलता हूं, यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है, सी लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे लोग देख रहे हो सब लोग, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है। आपको आपको लगा सर हर बार ऐसा ही बोलते हैं, तो हमको तो पता है टेलीग्राम पे आना है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बोलने वाला हूँ। जस्ट आप नीचे आप देखो, वहां पे नीचे मेरा आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है। मैं जो भी बच्चे सिंसियरली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मुझसे क्वेरी सॉल्व करना चाहते हैं, ये सब बच्चे का मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने जा रहा हूं, सो दैट क्या हो जाएगा, आपके लिए और मेरे लिए क्वेरी को डिस्कस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी भेजने वाला हूं। तो जो लोग प्रैक्टिस चाहते हैं, क्वेरी के सॉल्यूशंस चाहते हैं, डिफिकल्टी के सॉल्यूशंस चाहते हैं, वो ये नंबर पे अपना नाम अपना नाम लिख के, अपनी स्कूल का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और आप लिखेंगे सर आई एम अटेंडिंग योर ऑनलाइन क्लासेस, माय नेम इज दिस, आई एम बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्कूल, इतना लिखो और मुझे मैसेज करो। ये सारे नंबर मुझे मिल जाएंगे,
वंस आई गेट द ऑल नंबर्स नो, फिर मैं क्या करूंगा, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम क्या करेंगे, मटेरियल शेयर करेंगे, डिफिकल्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस शीट में आपको देता रहूंगा। ये सब चीजें टेलीग्राम पे भी चलती रहेगी, लेकिन टेलीग्राम इज नॉट अ प्लेटफॉर्म वेयर इट इज एवरीवेयर इट इज यूज, वो हर जगह पे यूटिलाइज नहीं होता है, इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना चाहता हूं। तो ठीक है, आपका ये पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो आपका डिटेल है उसका मुझे इंतजार रहेगा गाइस, ठीक है। तब तक आपको ये देखना है, अपने दोस्तों को बोलना है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्री लेक्चर्स इस महीने के एंड तक आपको मिलने वाले हैं, यूटिलाइज इट फुल्ली गाइस, यूटिलाइज इट फुल्ली। बस आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।